आज हम लोग इस लेक्चर में वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जैसा कि बताए कि सिर्फ एक साइड स्टील लगा रहता है जिस साइड टेंशन जनरेट होने वाला है। ठीक है, कंप्रेशन में कंक्रीट सफिशिएंट है सहने के लिए, टेंशन में स्टील हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ये जो केस है, ये जो सेक्शन है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का है। सिंपली सपोर्टेड बीम में तब हम लोग कैंटिलीवर बीम रहता तो रेनफोर्समेंट ऊपर, सिंपली सपोर्टेड बीम है सब्जेक्टेड टू यूडीएल आइदर पॉइंट लोड तो रेनफोर्समेंट हम लोग नीचे दे रहे हैं। इस तरह का फिगर है। ठीक है, इसी फिगर को एक हम लोग एग्जाम्पल मान के सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को समझते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। ठीक है, तो अब जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में आपको जो प्रॉब्लम आएगा वो दो तरह का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, एक है कि एनालिसिस वाला, एनालिसिस करना होगा आपको बीम को एनालिसिस, और दूसरा डिज़ाइन वाला। अब इन दोनों बातों को समझते हैं पहले डिटेल में, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। एनालिसिस करने का क्या मतलब कि कोई स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब अभी रेफरेंस किसको माने, बीम को, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को। कोई बीम पहले से बना हुआ है, आपको एज ए साइट इंजीनियर जाके उसको एनालाइज करना है कि ये जो बीम है ये कितना लोड सहेगा। ठीक है, वो लोड किसी भी फॉर्म में रह सकता है, यूडीएल या पॉइंट लोड, जो भी निकालने बोले आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहे कि सब कुछ दिया रहेगा। इस एनालिसिस वाले प्रॉब्लम में पहले से गिवन डाटा रहेगा। गिवन क्या क्या रहेगा, बीम का विड्थ ये बी, ये क्रॉस सेक्शनल फिगर है। क्रॉस सेक्शनल फिगर आप लोग समझ रहे होंगे, इस तरह का क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ है इस तरह का, तो ये वाला फिगर है। ठीक है, और ये फिगर कहाँ का फिगर है, जहाँ पे सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट डेवलप करता है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम का बात करें तो सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है, मिड पे। ये मॉस में हम लोग पढ़े हैं WL²/8। तो जहाँ पे सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट होता है क्रिटिकल सेक्शन, उसी के रेफरेंस में हम सारा बात करेंगे। ठीक है, तो ये मॉस वाला पार्ट है कि बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम कहाँ पे होगा। सिंपली सपोर्टेड है which is subjected to UDL WL²/8, simply supported beam which is subjected to point load at the mid span W, बड़ी W तो WL/4। इस तरह करके कैंटिलीवर बीम which is subjected to UDL in the entire length WL²/2। ठीक है, इस तरह से करके सारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो आपको याद रहना चाहिए, माउथ टिप पे रहना चाहिए, तभी जाके हम लोग बीम को एनालाइज कर पाएंगे या फिर डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो केसेस है, स्टैंडर्ड केसेस है, ये इसका फार्मूला याद रहना चाहिए। और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे होगा उसके सेक्शन का बात हो रहा है। ये सेक्शन तो हर एक पॉइंट पे है, लेंथ के लॉन्ग हर जहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शन है, यहाँ पे भी काटेंगे तो इस तरह का सेक्शन निकलेगा, यहाँ पे भी काटेंगे तो इस तरह का सेक्शन। तो हम लोग कहाँ पे सेक्शन काट रहे हैं, मिड पे। मिड पे इस बीम को ऐसे काट रहे हैं लैटरली 90 डिग्री पे, और तब जो देख रहे हैं कटा हुआ फिगर वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो उसका एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं जैसे। तो इस तरह के एनालिसिस वाले प्रॉब्लम में आपको गिवन रहेगा बी, बड़ी डी और छोटी डी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, बड़ी डी हो गया ओवरऑल डेप्थ, पूरा बीम का ओवरऑल डेप्थ, और छोटी डी हो गया सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट से लेके ये टॉप तक का ये जो डेप्थ है, इसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ छोटी डी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट यहाँ तक लगा हुआ है, इसमें कवर छोड़ के ये जो कवर है इसको डी डैश हम लोग इफेक्टिव कवर बोलते हैं। कवर हम लोग क्यों देते हैं, ताकि इसमें डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आए, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आए और इसमें जंग ना लगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कवर प्रोवाइड करते हैं। इस कवर को इफेक्टिव कवर डी डैश बोले। अब यहाँ पे एक और टेक्निकल टर्म है क्लियर कवर। ये क्लियर कवर अगर सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट तक और सॉफिट, ये बीम का सॉफिट है नीचे वाला पार्ट, इससे सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक जाए तो डी डैश इफेक्टिव कवर, और क्लियर कवर मतलब रेनफोर्समेंट को एकदम छोड़ दे, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्लियर कवर है। क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर दो टर्म है। ठीक है, तो टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर को घटाते हैं तो इफेक्टिव डेप्थ छोटी डी निकल के आता है। यही छोटी डी इंपॉर्टेंट है हर एक कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आपको बीम में इस तरह का जो एनालिसिस वाले प्रॉब्लम में बी डी सारा चीज़ दिया रहेगा। AST दिया रहेगा, एरिया ऑफ स्टील कितना है, जैसे कि एरिया ऑफ स्टील आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे 4 नंबर ऑफ 20 mm डाया बार है तो टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना होगा, फॉर एग्जांपल 4 नंबर 20 mm डाया, π/4 × d², 20 का स्क्वायर, ये टोटल AST निकल जाएगा। इस तरह से एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपको दिया रहेगा एनालिसिस वाले प्रॉब्लम में। ठीक, सारा गिवन डाटा है। तो रिक्वायर्ड क्या रहेगा, आपको निकालना क्या रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा कि आपको फाइंड आउट ये जो बीम है कितने लेंथ भी दिया रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये जो बीम है ये कितना लोड सह सकता है
ठीक है। क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कितना यूडीएल सह सकता है, कितना रेट का यूडीएल सह सकता है, कितना मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट लोड सह सकता है, तो ये पूछ सकता है। लोड इंटेंसिटी पूछ सकता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कितना मोमेंट रेसिस्ट कर सकता है, ये आपको पूछा जाएगा रिक्वायर्ड। लोड कितना सह सकता है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है बीम का, लोड के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि लोड पता है, डब्ल्यू पता है, तो मोमेंट निकालेंगे कितना मैक्सिमम मोमेंट सह सकता है। इस केस में जैसे बात की, ये इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग आपको अगर डब्ल्यू पता है तो एल गिवन डाटा है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 करेंगे तो ये क्या है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मैक्सिमम मोमेंट ये जो बीम है ये कितना सह सकता है। ठीक है। फाइनली ये जो इस तरह का सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीच में स्पैन है, ये बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, टूटना चाहेगा, तो कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये जो बीम है वो रेसिस्ट कर सकता है, यही फाइंड आउट करना है। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है एनालिसिस वाले प्रॉब्लम का। ठीक है। लोड निकाल सकते हैं, कितना लोड सह सकता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, उस बीम का रेसिस्टेंस पावर कितना है अगेंस्ट मोमेंट, अगेंस्ट रोटेशन। ठीक है। ये दोनों फाइंड आउट करना है। चलिए अब आते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग समझ गए। अब इसमें क्या क्या निकालना रहता है, क्या क्या गिवन डाटा रहता है वो समझ गए। अब डिज़ाइन वाले प्रॉब्लम में आते हैं, जस्ट इसका रिवर्स उल्टा डिज़ाइन वाला प्रॉब्लम। इसमें आपको दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं अपने लैंग्वेज में, लेमैन वाले लैंग्वेज में, कि कोई क्लाइंट आया आपके पास, वो बताया कि हमको इतना स्टोरी का बिल्डिंग बनाना है। ठीक है। तो आप उसको डिज़ाइन करके देंगे कि आप इतना स्टोरी का, जैसे 5 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है, 4 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है, टोटल लोड कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है। तो लोड आपको एक तरह से लोड लेके आया, इतना मेरे पास लोड होने वाला है फ्यूचर में, 5 फ्लोर बनाएंगे, 4 फ्लोर बनाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप हमको डिज़ाइन करके बताइए कि हम कितना डायमेंशन का बीम दें, कितना उसमें स्टील लगाए, कितना डाया का स्टील लगाए। ठीक है। वो लेके क्या आया, लोड। यहाँ पता क्या करना था, लोड, उल्टा हो गया। ठीक है। आपके पास गिवन रहेगा लोड आपको पता रहेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पता रहेगा, इतना मोमेंट को रेसिस्ट कराना है, तो इसके लिए निकालना है आपको, डिजाइन करना है, निकालना है। रिक्वायर्ड क्या है, डिजाइन करना है। रिक्वायर्ड कितना चौड़ाई का बीम देंगे, कितना इफेक्टिव डेप्थ देंगे, कितना टोटल डेप्थ होगा, कितना एरिया ऑफ स्टील होगा। एरिया ऑफ स्टील में ही आ गया आपका नंबर और डाया। ठीक है। कितना डाया रहेगा, डायमीटर, और कितना नंबर्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे टेंशन साइड में। ठीक है। और किस तरह का बीम हम लोग बनाएंगे। ठीक है। ये शेप एंड साइज एंड नंबर ऑफ स्टील और डाया ऑफ द स्टील, ये सब फाइंड आउट करना रहेगा, और आपको लोड इंटेंसिटी पता रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है एनालिसिस वाला प्रॉब्लम में और डिज़ाइन वाला प्रॉब्लम में। क्लियर हो चुका होगा। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से एनालिसिस वाले प्रॉब्लम को समझते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद डिज़ाइन वाले प्रॉब्लम में भी आएंगे। ठीक है। तो एनालिसिस वाले प्रॉब्लम में आपको जो जैसा कि बताया कि गिवन रहेगा बी, डी और AST। आपको निकालना सबसे पहले क्या है, इसका स्टेप्स है कुछ, उस स्टेप्स को देखिए, समझिए। ठीक है। सॉल्यूशन का इसका कुछ स्टेप्स है। स्टेप्स, स्टेप 1 जैसे है कि फाइंड आउट टाइप ऑफ सेक्शन। अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है। ठीक है। इसको समझिएगा। ठीक है। फाइंड आउट टाइप ऑफ सेक्शन। टाइप ऑफ सेक्शन किस तरह का सेक्शन है, और किस तरह का सेक्शन होता है, 3 तरह का सेक्शन होता है। उस तीनों तरह में किस कैटेगरी में आ रहा है आपका जो गिवन डाटा पहले से कोई इंजीनियर डिज़ाइन करके गया, आपको उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी, क्षमता बताना है, कितना लोड सह सकता है, कितना मूवमेंट सह सकता है। तो पहले से जो ये सेक्शन है वो किस तरह का सेक्शन है, टाइप ऑफ सेक्शन कैसा है। अब कौन कौन सा फर्दर सब कैटेगरी है टाइप ऑफ सेक्शन में। सबसे पहला है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, दूसरा है बैलेंस्ड सेक्शन, तीसरा है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है। इसको पहले अपने लैंग्वेज में समझते हैं, तब किताबी लैंग्वेज में भी आएंगे। ठीक है। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन किसको बोलते हैं, बैलेंस्ड सेक्शन किसको बोलते हैं, और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन किसको बोलते हैं। आपको वर्ड से हल्का फुल्का क्लियर हो रहा होगा। अंडर रेनफोर्स्ड मतलब रेनफोर्समेंट थोड़ा कम है, किसके कंपैरिजन में, अब समझिए। यहाँ पे RCC एक कंपोजिट मटेरियल है, 2 अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलकर बना है, एक कंक्रीट और एक स्टील। ठीक है। अगर स्टील का देखिए 2
अलग अलग कंपोनेंट मिलके यहाँ पे एक कंप्रेशन सह रहा है और एक टेंशन सह रहा है, ठीक है। तो जिसका क्षमता अधिक है, जैसे कंप्रेशन में कंक्रीट ज़्यादा लोड सह सकता है और उसके कंपैरिजन में स्टील थोड़ा कम लोड सह सकता है। अगर स्टील थोड़ा कम प्रोवाइड किया गया है, कंक्रीट ज़्यादा प्रोवाइड किया गया है या ज़्यादा पावर का प्रोवाइड किया है, ज़्यादा शक्ति का प्रोवाइड किया गया है, तो वो उस तरह का सेक्शन कैसा सेक्शन होता है? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। इसका कहने का मतलब क्या? लोड लगाए, लोड बहुत बढ़ाते गए, एक ऐसा टाइम आएगा जब एक लिमिट से लोड ज़्यादा आप बढ़ा दीजिएगा तो बीम कहीं ना कहीं फेल्योर करेगा, कोई तो पॉइंट होगा फेल्योर करने का। तो उस समय फेल्योर जो करेगा, पहले क्या फेल्योर करेगा? कंक्रीट चूर चूर होके क्रैक कर जाएगा या स्टील जो है वो टूट जाएगा या फिर इलोंगेट हो जाएगा एक लिमिट से ज़्यादा। कौन पहले फेल्योर करेगा? अगर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो पहले स्टील फेल्योर करेगा, ठीक है, क्योंकि स्टील का जो कैरिंग कैपेसिटी है, टेंशन कैरिंग कैपेसिटी वो कम है, ठीक है, वो कम हो जाएगा किसके कंपैरिजन में? लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन का मतलब ये हुआ। दो अलग अलग कंपोनेंट है। आइडियल ये होता कि अगर फुल यूटिलाइजेशन, दोनों का स्ट्रेंथ का फुल यूटिलाइजेशन चाहते हैं तो फेल्योर के समय आइडियल सिचुएशन ये है कि कंक्रीट भी फेल कर जाए, स्टील भी फेल कर जाए, ठीक है। इस तरह का कोई सिचुएशन हो तो कहीं भी मटेरियल का बर्बादी नहीं होगा, किसी का भी ओवर स्ट्रेंथ हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे देंगे। और कंक्रीट पहले फेल कर गया, स्टील फेल किया ही नहीं, मतलब आप स्टील ज़्यादा लगा दिए थे, ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा लगा दिए थे, तो वो बर्बादी एक तरह से। दोनों में से कोई एक भी फेल्योर किया तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि फेल्योर के समय ये भी क्रश कर जाए और ये भी क्रैक कर जाए, स्टील भी क्रैक कर जाए और कंक्रीट भी क्रश कर जाए। अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तब उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड सेक्शन। किसी का भी स्ट्रेंथ बाकी बचा हुआ नहीं रहा, वेस्ट नहीं गया, ठीक है। जैसे अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में पहले फेल्योर स्टील कर जा रहा है, कंक्रीट में अभी भी क्षमता है लोड सहने का, लेकिन दोनों में से कोई एक भी फेल्योर करता है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिरना है। लेकिन वो कोलैप्स जो हुआ किसके कमी के वजह से हुआ? रेनफोर्समेंट में स्ट्रेंथ के कमी के वजह से। इस तरह के सेक्शन को क्या बोलेंगे? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्लियर? आइडियल सिचुएशन है बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन क्या? जितना जरूरत था उससे ज़्यादा हम लोग स्टील प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि कंक्रीट पहले फेल कर जाएगा और स्टील थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड किए, ज़्यादा डाया का प्रोवाइड किए या ज़्यादा ग्रेड का स्टील प्रोवाइड किए। क्षमता बहुत चीज़ों से बढ़ सकता है, उसके क्वालिटी से, नंबर से, डाया से, ठीक है। तो ग्रेड अगर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, Fe250 की जगह 415 लगा दिए तो वो इसका क्वालिटी इंक्रीज़ हो गया, डाया भी इंक्रीज़ हो सकता है, नंबर भी इंक्रीज़ होता है। किसी भी पैरामीटर को चेंज करके हम लोग स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा बहुत अल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप साइट पे गए, आप डिज़ाइन करके एज ए इंजीनियर बता के गए कि आप 250 बाय 400 का बीम बनाना है, मिस्त्री चाहे ऑनर अपने मन से क्या किया, 450 का बना दीजिए, थोड़ा मजबूत हो जाएगा। 250 की जगह कुछ और 300 कर देते हैं, थोड़ा ये हो जाए। यानी कहीं ना कहीं ये कंक्रीट का क्या कर रहा है? डायमेंशन बढ़ा रहा है। 250 की जगह 300 कर दिया और ये 300 की जगह सपोज करिए 400 कर दिया, तो कंक्रीट का डायमेंशन क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। यानी कंक्रीट का क्षमता बढ़ा रहा है। मान लीजिए स्टील उतना ही रहने दिया तो ये कहीं ना कहीं किस तरह का सेक्शन बना दिया? वो मिस्त्री अपने आप से कैसे बना दिया? कंक्रीट का क्षमता बढ़ा दिया, स्टील का क्षमता उतना का ही उतना ही। तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन आप उसको डिज़ाइन करके गए, बता के गए कि बैलेंस सेक्शन बनाइए, वो क्या कर दिया अपने से? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन बनाइए। इस तरह का प्रैक्टिकल सिचुएशन हो सकता है जिसके वजह से ये तीनों जो केसेस है, टाइप्स ऑफ सेक्शन, ये हम लोग के सामने आया, ठीक है। तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के बारे में भी हम लोग सीखे। अगर स्टील में क्षमता ज़्यादा है और कंक्रीट में क्षमता थोड़ा कम है, ठीक है, तब जाके फेल्योर जो होगा वैसे सिचुएशन में कंक्रीट पहले फेल्योर होगा और स्टील बाद में फेल्योर होगा। लेकिन कोलैप्स एक ही टाइम पे कर जाएगा। स्टील में अभी भी क्षमता है क्योंकि बचा हुआ है, इसलिए स्टील पहले फेल नहीं करेगा, पहले कंक्रीट फेल करेगा। और ये बात बताएं कि दोनों में से कोई भी फेल करता है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज अ यूनिट जो है वो क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। लेकिन रीज़न जो होगा, वो रीज़न बिहाइंड द कोलैप्स वो कंक्रीट रहेगा, कंक्रीट कमज़ोर पड़ गया था। इस तरह का सेक्शन जो है वो कैसा सेक्शन है? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब आता है कि तीनों
हम लोग एनालिसिस करना है तो एनालिसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले से सेक्शन बनाया हुआ है उसको बस हम लोग को डायग्नोज करना है, एनालाइज करना है और बता देना है कि कितना किस तरह का सेक्शन है। सबसे पहला स्टेप तो यही कि किस तरह का सेक्शन है, तीनों में से ये टिक आउट करना है किस तरह का सेक्शन है। उसके बाद जिस तरह का भी सेक्शन है वो कितना लोड को सह सकता है और वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना मूवमेंट को सह सकता है। यही मेरा स्टेप्स है। पिछले स्लाइड में हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ सेक्शन, क्योंकि ये एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का ही पार्ट है। जब भी इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये सबसे पहले निकालना रहता है किस तरह का सेक्शन है, वेदर वो अंडर रेनफोर्स्ड है, ओवर रेनफोर्स्ड है या फिर बैलेंस सेक्शन है। तीनों का अलग अलग खूबी है जो हम लोग ब्रीफली डिस्कस भी किए। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो उसमें स्टील का जो स्ट्रेंथ है विद रिस्पेक्ट टू कंक्रीट ये थोड़ा कम है, यानी कि फेल्योर के समय स्टील पहले फेल्योर करेगा। तो इसका एक एडवांटेज भी अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन का कि इस तरह का सेक्शन कभी कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे कहीं भी डिज़ाइन किया हुआ है, तो एट द टाइम ऑफ फेल्योर चूँकि स्टील जो है वो डक्टाइल मटेरियल है और वो उसमें इलास्टिक एक सर्टेन लिमिट तक इलास्टिसिटी भी होता है, तो उसमें पहले तन्यता आएगा, सडनली फेल्योर नहीं करेगा। कंक्रीट तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट फेल्योर पहले नहीं हो रहा क्योंकि इसका स्ट्रेंथ कम है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये फेल्योर होगा। और ये किस तरह से फेल्योर होता है, पहले उसमें डिफॉर्मेशन होता है। जैसे डिफॉर्मेशन होगा, नीचे का लेंथ थोड़ा सा डिफॉर्म होगा तो कंक्रीट में यहाँ पे क्रैक आएगा और नीचे का यहाँ जो मटेरियल है, जो एग्रीगेट है, सैंड है, वो झड़ के नीचे गिरेगा और आपको पता चल जाएगा, जो भी वहाँ पे रह रहे हैं उस बीम के नीचे, उस घर में, उसको एक वार्निंग मिल जाएगा कि अब रूम को खाली करना है, जगह को खाली करना है, ये कभी भी कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, एक वार्निंग प्रोवाइड करता है बिफोर फेल्योर। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में स्टील का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का। ठीक है, स्टील का ज़्यादा है, कंक्रीट का थोड़ा कम है। तो ऐसे सिचुएशन में फेल्योर पहले कौन करेगा, पहले कंक्रीट फेल्योर करेगा। और हमेशा ये बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्टील पहले फेल्योर करे या कंक्रीट पहले फेल्योर करे, कोई दोनों में से एक भी फेल्योर होता है तो पूरा एक स्ट्रक्चर एक यूनिट के तौर पे जो माना जाता है उसको कोलैप्स होना पड़ेगा और वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फेल्योर माना जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन का बात कर रहे हैं, इसमें स्टील जो है इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू कंक्रीट, तो पहले फेल्योर कौन करेगा, कंक्रीट, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कम है। और कंक्रीट कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल, ये इलास्टिक मटेरियल नहीं है। इलास्टिक मटेरियल मतलब फेल्योर होने से पहले उसमें डिफॉर्मेशन आता है। ब्रिटल मटेरियल मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है लेकिन किसी तरह का सिग्नल नहीं दे रहा है, किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर वो सह रहा है और सडनली वो एकदम क्रश होके चूर चूर होके फेल्योर हो जाएगा। तो आपको वार्निंग नहीं मिलेगा, किसी तरह का साइन सिग्नल नहीं मिलेगा कि इसमें एक्सेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है और हमको जगह खाली करना है, सडनली वो क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन इसमें फेल्योर जो होता है विदाउट वार्निंग होता है। और बैलेंस सेक्शन एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें दोनों का स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल अमाउंट ऑफ लोड को सहता है। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ लोड को सहने में वो कैपेबल है। तो उस टाइम वैसे सिचुएशन में अगर उस तरह का कोई सेक्शन है, उस टाइम जो फेलियर होता है दोनों एक साथ, ये भी क्रश हो जाएगा, ये भी यील्ड करके फेल कर जाएगा। ठीक है, तो दोनों वो आइडियल सिचुएशन है बैलेंस सेक्शन। ठीक है, ये तीन तरह का सिचुएशन है, तीन तरह का केसेस है सेक्शन का। अब आते हैं कि हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक है, कैसे पता करेंगे, कहीं भी एनालाइज करना है बीम को, एनालिसिस का कुछ स्टेप्स है। स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप्स मैंने बताया था क्या, स्टेप 1 फाइंड आउट या फिर डिटरमाइन टाइप ऑफ सेक्शन, वेदर वो अंडर है या फिर बैलेंस्ड है या फिर ओवर रेनफोर्स्ड है। अंडर रेनफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन या फिर ओवर रेनफोर्स्ड, ये तीनों में से किस तरह का सेक्शन है। पहले टाइप ऑफ सेक्शन बताना हो, उसके बाद लोड कैरिंग कैपेसिटी, फर्दर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये कैसे पता करेंगे। ठीक है, ये पता करने के लिए एक स्पेसिफिक पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन। न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन। ठीक, ये न्यूट्रल एक्सिस क्या है, जैसे कि हम लोग स्ट्रेस डायग्राम देखें, कंक्रीट का स्ट्रेस डायग्राम देखें, यहाँ पे ऊपर वाले फाइबर पे जैसे कि ये बेंड करता है, ऊपर वाले फाइबर पे एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस, नीचे वाले फाइबर पे एक्सेसिव टेंसाइल स्ट्रेस। तो ऊपर वाले फाइबर पे इस तरह से स्ट्रेस एक्सेसिव रहता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेस का इंटेंसिटी क्या होता जाता है, घटता जाता है। ठीक।
ठीक है। तो ये एक पॉइंट आता है जहाँ पे जीरो स्ट्रेस, इसके बाद फिर टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस इस एक्सिस के इस साइड, इस एक्सिस के इस साइड टेंसाइल स्ट्रेस, इस पॉइंट के बाद टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होने लगता है, ठीक है। ये कंक्रीट का जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, इस पॉइंट पे ऐसे टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होने लगता है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जा रहे हैं, इस पॉइंट पे जहाँ पे रेनफोर्समेंट लगा है, उस पॉइंट में कितना कंक्रीट में स्ट्रेस है उसको फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको भी हम लोग सीखेंगे। स्ट्रेस डायग्राम है, इस तरह से वेरिएशन होता है स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस डायग्राम में ये जो पॉइंट, जैसे कि ये मिड सेक्शन का था जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, उस पॉइंट का, उस सेक्शन का ये पॉइंट है। इस तरह का हर एक सेक्शन पे इस तरह से बहुत सारा पॉइंट होगा, सब पॉइंट को ऐसे इमेजिनरी लाइन में ऐसे मिला देते हैं, तो ये जो एक्सिस है ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल एक्सिस। तो ये न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन से हम लोग पता करते हैं कि वो किस तरह का सेक्शन है, ठीक है। आइडियल सिचुएशन में बैलेंस्ड केस अगर रहेगा, तो बैलेंस्ड केस मतलब क्या, ऊपर में भी जो मटेरियल लगा है, सबसे ऊपर में जो स्ट्रेस है वो भी अपने परमिजिबल वैल्यू पे पहुंच जाएगा। परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिग्मा CBC से सूचित किए थे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में। परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द टेंसाइल स्ट्रेस इन द स्टील सिग्मा ST से डिनोट किए थे। यानी कि इस लेवल पे क्या लगा हुआ है, स्टील, और इस लेवल पे क्या लगा हुआ है, इसके न्यूट्रल एक्सिस के, कंक्रीट तो सब जगह लगा है लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला ही कंक्रीट जो है वो हम लोग कंसीडर करते हैं कंप्रेशन को सहने में, ठीक। इसमें से भी, इस कंक्रीट में से भी सबसे ऊपर वाले फाइबर पे सबसे एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस, सबसे एक्सट्रीम लेवल का कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे उस स्ट्रेस का इंटेंसिटी क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस को ही हम लोग सिग्मा CBC जो कि परमिट करते हैं, परमिजिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिग्मा CBC, परमिजिबल टेंसाइल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा ST से हम लोग यहाँ पे सूचित कर रहे हैं। तो इस लेवल पे जो स्टील में स्ट्रेस है वो कितना है, सिग्मा ST। इस लेवल पे जो कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो सकता है वो कितना है, सिग्मा CBC। इस लेवल में जो स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो सकता है उसको सिग्मा ST। साइन अलग अलग दिखा रहे हैं क्योंकि ये कंप्रेसिव है और ये टेंसाइल है, ठीक है। इस तरह का कंक्रीट में स्ट्रेस इस तरह से प्रोड्यूस्ड हुआ यहाँ तक, और टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे कुछ भी अमाउंट का प्रोड्यूस्ड। ये जैसे कि M15 का बात करें तो मैक्सिमम परमिजिबल जो स्ट्रेस होगा 15 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट में हम लोग कितना लेते हैं, 3। तो 5 जो होगा अमाउंट वो 5 M15 के लिए मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस हो जाएगा। स्टील के लिए जैसे कि Fe250 है, उसका परमिजिबल स्ट्रेस सिग्मा ST कितना हम लोग लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78 से डिवाइड करके, तो कितना आता है 140 के अप्रॉक्स आता है। तो 140 जो है इस लेवल का 140 न्यूटन पर mm², इस लेवल पे वो टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट है। और इस लेवल पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ परमिजिबल है वो कितना है, सिग्मा CBC, ठीक है। अब ये डायग्राम है, ये कंक्रीट का और ये स्टील का स्ट्रेस डायग्राम, लेकिन हम लोग को रिलेशन एक इस्टेब्लिश करना है ताकि वो आइडियल सिचुएशन, वो बैलेंस, जैसे कोई भी सेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, उसको एज ए स्टोरी सुन लीजिएगा, उसके बाद जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आइडियल जो बैलेंस सिचुएशन होगा, बैलेंस सिचुएशन हम लोग किसको मानते हैं, वैसा केस जिसमें इसका मैक्सिमम जितना क्षमता है, कंक्रीट का मैक्सिमम जितना सहने का कंप्रेसिव स्ट्रेस क्षमता है वो भी पहुंच जाए, और स्टील में जितना मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस सहने का क्षमता है वो भी अपनी लेवल पे पहुंच जाए। यानी सब अपना फुल स्ट्रेंथ अगर लगा दे, कहीं भी मटेरियल का वेस्टेज नहीं होगा, बर्बादी नहीं होगा। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में कंक्रीट थोड़ा ज़्यादा क्षमता का लग गया तो कंक्रीट का बर्बादी है, उसका स्ट्रेंथ रखा रह जाएगा और स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील ज़्यादा लग गया है, इसका स्ट्रेंथ रखा रह जाएगा, कंक्रीट पहले फेल कर गया, मतलब स्ट्रक्चर पहले पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फेल्योर हो जाए। बैलेंस सेक्शन ऐसा है जिसमें कि कंक्रीट में भी जो स्ट्रेस है अपने परमिजिबल वैल्यू पे पहुंच जा रहा है, और स्टील में भी जो स्ट्रेस है वो अपने परमिजिबल वैल्यू पे पहुंच जा रहा है। तो स्ट्रेस कुछ इस तरह का कंक्रीट का सेपरेट है जो कि लीनियरली वेरी किया, और स्टील का इस पॉइंट पे तो कंक्रीट का कोई हम लोग नेगेटिव जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको कुछ कंसीडर नहीं करते हैं, और इस पॉइंट पे जो ऐसे स्टील लगा है उसका स्ट्रेस कितना है, सिग्मा ST। लेकिन ऐसे इस डायग्राम में, इस दोनों डायग्राम में किसी तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग क्या किए, इस लेवल पे कंक्रीट तो सभी जगह पे लगा है, इस लेवल पे भले ही कंक्रीट उस टेंसाइल स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन अगर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट में तो वो कितना होता,
वो कितना होता है इस लेवल पे। तो ये जो डायग्राम है ये टोटल जो कंप्लीट है वो कंक्रीट का ही स्ट्रेस डायग्राम है। इस लेवल पे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट सिग्मा CBC। इस लेवल पे स्टील में तो परमिजिबल स्ट्रेस कितना है पता है, लेकिन इस लेवल पे कंक्रीट जो इसके सराउंडिंग एरिया में लगा है उसमें कितना स्ट्रेस होगा, तो वो अमाउंट आता है सिग्मा ST डिवाइडेड बाय M। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब जो इक्विवेलेंट सेक्शन या फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन का हम लोग वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वहाँ पे लिखे थे सिग्मा ST इक्वल्स टू M सिग्मा CBC, इस तरह से कुछ लिखे थे। तो सिग्मा CBC इक्वल्स टू कंक्रीट में अगर स्ट्रेस निकालना हो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो सिग्मा ST डिवाइडेड बाय M ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो इस लेवल पे अगर स्टील में स्ट्रेस पता है तो हम लोग उस लेवल पे कंक्रीट में कितना स्ट्रेस रहा होगा उसको पता कर सकते हैं सिग्मा ST डिवाइडेड बाय M। अब देखिए ये जो डायग्राम है ये कंक्रीट का डायग्राम है। कंक्रीट में इस लेवल पे स्ट्रेस और कंक्रीट में इस लेवल पे स्ट्रेस जहाँ पे कि स्टील लगा हुआ है। अब ये लीनियर डायग्राम है और इसको रिलेट कर रहा है ये लीनियरली, तो हम लोग एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिससे कि ये जो पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है ये पॉइंट इसका लोकेशन पता चल जाएगा। ये पोजीशन कब का है, ये पोजीशन कब का है जब कंक्रीट में भी अपना परमिजिबल स्ट्रेस पहुंच जाए और स्टील में भी अपना परमिजिबल स्ट्रेस पहुंच जाए। ये आइडियल सिचुएशन कब का है, बैलेंस कभी भी सेक्शन रहेगा, आइडियल सिचुएशन रहेगा, उस पॉइंट का ये डायग्राम है। CBC मतलब परमिजिबल स्ट्रेस, सिग्मा ST मतलब परमिजिबल स्ट्रेस, ये टेंसाइल में और ये कंप्रेसिव में। उस समय जो न्यूट्रल एक्सिस रहेगा वो बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस या फिर उसका और नाम है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन टॉप से अगर बात करें तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस का लोकेशन हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस का पहले लोकेशन निकाल लेंगे, उसके इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी से कंपैरिजन करके हमको पता चलेगा आगे कि सेक्शन कैसा है, अंडर है कि ओवर है कि बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अभी तक का क्या निचोड़ है, सारांश क्या है। सबसे पहले हम लोग बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन जानेंगे। बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन एक इमेजिनरी कोई डायग्राम बनाए जिसमें कि ये हाइपोथेटिकली सिचुएशन हम लोग माने कि अगर वो सेक्शन बैलेंस्ड होता तो उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, एक्सट्रीम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो भी अपने परमिजिबल वैल्यू पे पहुंच जाता और स्टील में जो परमिजिबल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो भी अपने परमिजिबल वैल्यू पे पहुंच जाता। तो उस लेवल पे कंक्रीट में कितना स्ट्रेस है, एक हम लोग डायग्राम, कंक्रीट का डायग्राम बनाए रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। अब यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं, सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस इक्वल्स टू सिग्मा ST डिवाइडेड बाय M डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ये बटे ये बराबर ये बटे ये, दोनों को रिलेट करके पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस जो है इसको हम लोग, इसका नॉमिनोमेक्लेचर है NA, स्मॉल NA, NA हम लोग पोजीशन ऑफ द बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस वो NA निकाल पाएंगे। ठीक है, सॉरी NA नहीं NC, बैलेंस या क्रिटिकल हम बताए थे, बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस या फिर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को बोलते हैं। तो NA या फिर NC हम लोग निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे इसको समझिएगा। सबसे पहले बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस, इसको निकालने का तरीका यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल इन दिस सिचुएशन, बैलेंस्ड केस सिचुएशन, सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय NA इक्वल्स टू सिग्मा ST डिवाइडेड बाय M डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। अगर ये D है, इफेक्टिव डेप्थ D है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D माइनस NC, D माइनस NC यहाँ पे लिखेंगे। NA जो टर्म है उसका भी यूज़ है आगे, वो बार बार इसलिए आ जा रहा है। ठीक है, D माइनस NC ये लिखेंगे। अब इसी को रिलेट करके हम लोग कहीं ना कहीं NC वाला जो टर्म है इसको निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, चाहे और एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय NC इक्वल्स टू सिग्मा ST डिवाइडेड बाय M इंटू D माइनस NC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, इसको क्या पता चलेगा, सिग्मा CBC M सिग्मा CBC इंटू D माइनस M सिग्मा CBC इंटू NC इक्वल्स टू NC इंटू सिग्मा ST। ठीक है,
हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एनसी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। एनसी का क्या मतलब है, क्रिटिकल, सी फॉर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल या फिर बैलेंस्ड दोनों बोला जाता है इस न्यूट्रल एक्सिस को, बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इस टर्म को भी उधर ले जाते हैं, बचेगा क्या, m सिग्मा सी बी सी इंटू डी इक्वल्स टू m सिग्मा सी बी सी इंटू एन सी प्लस एन सी इंटू सिग्मा एस टी। तो एन सी कॉमन लेते हैं, इसको इस साइड ला के एन सी कॉमन ली, बचा क्या, m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इक्वल्स टू इधर m सिग्मा सी बी सी इंटू डी। तो एन सी इक्वल्स टू m सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाय m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी, डी था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये क्रिटिकल न्यूट्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला आपको बहुत जगह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो ये फार्मूला मेमोराइज्ड भी करना है और कैसे डिराइव्ड हो क्या है इसको भी समझना है। ठीक है, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हम लोग निकाल पाए। यहाँ पे क्या इसका फॉर्मूला आया, m सिग्मा सी बी सी, जहाँ पे m क्या है, मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, जैसे मॉड्यूलर रेशियो निकालते हैं 280 बाय, जो IS कोड क्या रिकमेंड करता है, 280 डिवाइड बाय 3 सिग्मा सी बी सी। ठीक है, तो m इंटू सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाय m इंटू सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, जहाँ पे सिग्मा सी बी सी क्या है, परमिजिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सिग्मा एस टी इंटू कंप्लीट का ब्रैकेट इंटू डी, और डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल पाए, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल पाए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो अगला स्टेप है आपका जो एनालिसिस वाला प्रॉब्लम है, एनालिसिस वाले प्रॉब्लम में गिवन क्या क्या था, पहले हम लोग लिखा है गिवन बी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, बड़ी डी दिया हुआ है, AST दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गिवन पहले से सेक्शन बना हुआ है, पहले से इस तरह का सेक्शन बना हुआ है, आपको एनालाइज करना है। तो पहले से सेक्शन जो बना हुआ है ये किस तरह का सेक्शन है, इसका जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ और जो स्टील का स्ट्रेंथ है, स्टील कितना एरिया में लगा है, कंक्रीट कितना एरिया में लगा है, इसके हिसाब से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन हम लोग निकाल पाएंगे। ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर सेक्शन बैलेंस्ड होता तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कितना होता, ये हम लोग निकाल पाए। इसको एक निकाल के अलग रख लीजिए। अब गिवन सिचुएशन के हिसाब से हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एन जो बार बार टर्म आ रहा था, वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कितना है उसको निकाल पाएंगे। कैसे निकालते हैं इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग को क्या करना है, पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, पोजीशन, अब पोजीशन ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या फिर बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस का एक फार्मूला आ चुका है, हम लोग डिराइव्ड करके लाएं। क्या था फार्मूला, NC क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इक्वल्स टू m सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाय m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। ये फॉर्मूला आ चुका है, इसको मेमोराइज करिए और इसको अलग रखिए। अब कंपेयर करना है दो चीज़ों को, तभी पता चल पाएगा किस तरह का सेक्शन है, वेदर अंडर एनफोर्स्ड है, बैलेंस्ड है या फिर ओवर है। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ किससे कंपेयर करना है, NC को एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से। NC और NA दो टर्म को कंपैरिजन करना है। NC निकल गया, NA कैसे निकलेगा उसका प्रोसीजर यहाँ पे समझिए। पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल, एक्चुअल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये गिवन पैरामीटर के हिसाब से जो भी डाटा आपको दिया हुआ है, B क्या है, इफेक्टिव डेप्थ क्या है, AST कितना है, एरिया ऑफ स्टील कितना है, ये सारा टर्म दिया हुआ इस गिवन सिचुएशन के हिसाब से, जो भी BD और AST है उसके हिसाब से न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन, इसीलिए क्या बोला है इसको, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, सपोज करिए, अभी पता नहीं है कि सपोज करिए, इमेजिन करें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस NA लाई करेगा, इसको इन शॉर्ट NA लिखते हैं हम लोग, NA लाई करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो एरिया है वो कंप्रेशन को सहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो एरिया है ये टेंशन को सहने के लिए, ये जो स्टील का एरिया ये टेंशन को सहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो इस स्टील के एरिया को अगर ट्रांसफॉर्म करें कंक्रीट के इक्विवेलेंट एरिया में, तो वो क्या फार्मूला था, अगर हम लोग इसको कंक्रीट के इक्विवेलेंट एरिया में AC में अगर कन्वर्ट करें, तो इस एरिया को AST को अगर m से मल्टीप्लाई कर दे, m इंटू AST, तो इक्विवेलेंट कंक्रीट का एरिया निकल जाता है। ये जितना लोड सहता
उसी के लोड के बराबर अब m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंक्रीट का एरिया जितना अमाउंट आएगा, जितना mm², वो उस लोड को सहने में कैपेबल है। ठीक है, तो इस एरिया को हम लोग ये चूंकि ये फॉर्मूला बनाने के लिए इस तरह का जो भी प्रोसीजर है ये लिया गया। अब इसका कोई कैलकुलेशन आगे के जितने भी न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई काम नहीं आएगा। ये फॉर्मूला बनाने, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला बनाने के लिए ये प्रोसीजर लिया गया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्विवेलेंट एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं m इंटू AST, और ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का कहीं ना कहीं टॉप से पोजीशन है Na। ठीक है, तो इसके ऊपर का एरिया जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कंक्रीट को सहने के लिए, और ये जो एरिया है इक्विवेलेंट एरिया, ये स्टील का एरिया स्टील को सहने के लिए था, इक्विवेलेंट एरिया है कंक्रीट के टर्म में। अब क्या करते हैं, दोनों एरिया का अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सभी दोनों एरिया का हम लोग मोमेंट लेते हैं किस पॉइंट के अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। दोनों का समेशन 0 के बराबर होना चाहिए, या मैग्नीट्यूड वाइज दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एरिया का मोमेंट इस एक्सिस के अबाउट, इस एरिया का मोमेंट इस एक्सिस के अबाउट, दोनों आपस में इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, या समेशन ऑफ दोनों का अगर हम लोग लें वो बराबर 0 के होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो b इंटू, ये b चौड़ाई है और ये Na डेप्थ है, तो b इंटू Na ये एरिया हो गया। लेकिन हम लोग क्या बोले, एरिया का मोमेंट लेना है किसके अबाउट, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट। तो माने कि यहाँ से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस Na है, Na निकालना है, हालांकि अभी क्या मान ली Na है, तो Na ये डिस्टेंस है, तो अगर मोमेंट लेंगे तो इस एरिया का CG से वो डिस्टेंस हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही एरिया के टर्म में मोमेंट होता है। जैसे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स के टर्म में मोमेंट होता है, यहाँ पे एरिया के टर्म में मोमेंट लेना है, तो इस एक टर्म से अगर उसका डिस्टेंस को गुना करना पड़ेगा तो वो डिस्टेंस कौन सा होगा, इसका CG। इसका CG जो है इस पॉइंट से इसके मिड पे, अगर ये Na है तो Na/2 पे लाई करेगा, तो ये एरिया हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस Na/2 जो कि यहाँ से इसका CG का, इस एरिया का CG का डिस्टेंस है। ठीक है, इसका हम लोग मोमेंट ले लिए। ठीक है, ये कंप्रेसिव है तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, अगर इसको पॉजिटिव माने, अगर ये टेंसाइल है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, और इस पॉइंट से मोमेंट जो होगा उसको क्लॉक, ये इस डायरेक्शन का मोमेंट। इसको इक्वेट करेंगे हम लोग किससे, इस एरिया का मोमेंट। ये एरिया कितना है, m इंटू AST, और यहाँ से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना है, अगर d माइनस Na पहले निकाल चुके हैं, ये कंप्लीट अगर d है यहाँ से यहाँ तक, इसमें Na माइनस कर देंगे तो d माइनस Na, तो d माइनस Na। ठीक है, अब इसको सॉल्व जैसे करेंगे, b Na² डिवाइडेड बाई 2, इस टर्म को इधर लेते आएंगे, m AST d माइनस Na इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, x² इंटू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस तरह टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और Na जो टर्म है सॉल्व करने के बाद आपके कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये Na जो टर्म है ये फाइंड आउट हो जाएगा। बाकी सब पैरामीटर दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, m भी दिया हुआ है, निकाल सकते हैं आप 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC, या क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। AST दिया हुआ है, d दिया हुआ है, दिया हुआ सिर्फ क्या नहीं है, Na। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग हर एक क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, और Na का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे इन द टर्म ऑफ अमाउंट, कितना mm हुआ, कितना सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तब Na भी निकालने में हम लोग कैपेबल। कैसे निकाले, एरिया का मोमेंट को लेके, कंप्रेसिव में जो एरिया था कंक्रीट का एरिया, उसका मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, टेंशन जोन में जो एरिया था स्टील का उसको कन्वर्ट किए पहले इक्विवेलेंट एरिया ऑफ द कंक्रीट में, और इस एरिया का मोमेंट किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। दोनों को इक्वेट करने के बाद, दोनों मोमेंट को इक्वेट, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का मोमेंट आपस में बराबर होगा। दोनों का मोमेंट को इक्वेट करने के बाद जो टर्म फाइंड आउट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को सॉल्व करने के बाद, वो टर्म क्या है, Na, पोजीशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब आपके पास दो टर्म अवेलेबल है, Na और Nc। अब इस दोनों को कंपेयर करना है कि सेक्शन किस तरह का है। ठीक है, सेक्शन किस तरह का, तो एक
सिंपल सा फॉर्मूला है, फिर उसको सिंपल सा लॉजिक है, उसको हम लोग फिर इलाबोरेट करके भी समझेंगे। क्या है सिंपल सा लॉजिक? अगर Na बड़ा है Nc से तो ये सेक्शन कैसा है? ओवर रेनफोर्स्ड। ये अमाउंट अगर बड़ा है Nc से तो सेक्शन कैसा है? ओवर रेनफोर्स्ड। अगर Nc बड़ा है Na से, Nc बड़ा है Na से तो ये सेक्शन कैसा है? अंडर रेनफोर्स्ड। अगर Na इक्वल हो गया लकीली Nc से, ठीक है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर लकीली Na और Nc दोनों, आप हाइपोथेटिकली जो सिचुएशन माने थे और इंजीनियर जो डिज़ाइन करके गया, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस आएगा सबको कैलकुलेट करने के बाद जो Na का वैल्यू आया, दोनों अगर लकीली बराबर हो गया तो सेक्शन कैसा हो जाएगा? बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है, सेक्शन कैसा हो गया? बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है, Na अगर बड़ा है Nc से, ओवर रेनफोर्स्ड। Nc अगर बड़ा है Na से, अंडर रेनफोर्स्ड। Na इक्वल्स टू Nc है तो बैलेंस सेक्शन। ठीक है, अब इसको समझिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वे में। ठीक है, एक लाइन है, सपोज करिए अगर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा, ठीक है, ये आइडियली कोई सिचुएशन मानिए कि बैलेंस हाइपोथेटिकल कोई पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस Nc यहाँ पे वैल्यू है। इस टर्म में अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो कंक्रीट भी, इस लेवल पे जो कंक्रीट है ये भी अपने परमिजिबल पे सिग्मा CBC पे पहुंच जाता है, और इस लेवल में जो स्टील है वो भी अपने परमिजिबल पे, अगर इस लेवल में उस कंक्रीट के टर्म में स्ट्रेस का अगर बात करें तो सिग्मा ST डिवाइडेड बाय m अपने परमिजिबल पे पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरह का ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, और ये उस समय अगर ये सिग्मा ST बाय m पे पहुंचता है और ये सिग्मा CBC पे पहुंचता है तो उस समय जो न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब समझिए, अगर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा तो स्टील अपने परमिजिबल पे पहुंच जाएगा, लेकिन कंक्रीट में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, अभी भी क्षमता वो अपने परमिजिबल पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि फेल्योर पहले अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में फेल्योर पहले कौन होगा? स्टील अपने परमिजिबल यानी सिग्मा ST पे पहुंच जाएगा, लेकिन कंक्रीट अपने सिग्मा CBC पे नहीं, अभी भी उसमें स्ट्रेंथ क्या है? बाकी। उस तरह का सिचुएशन होगा तब सोचिए, ये अपने अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन का बात कर रहे हैं, ये अपने परमिजिबल पे पहुंच गया, यानी इस पॉइंट पे एक्सट्रीम लिमिट पे पहुंच गया, कौन? स्टील। लेकिन कंक्रीट अभी भी अपने परमिजिबल पे नहीं पहुंचा, कहीं ना कहीं सपोज यहाँ पे पहुंचा है, अभी भी इतना स्ट्रेंथ इसमें क्या है? इस लेवल का स्ट्रेस पहुंचना बाकी, यानी इतना स्ट्रेंथ बाकी। अब स्टील अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गया, ये अब एक्चुअल जो स्ट्रेस का डायग्राम है उसको अगर मिलाइएगा तो कहीं ना कहीं इस तरह का सिचुएशन आएगा डायग्राम। ये डॉटेड वाला जो है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आइडियल केस में, बैलेंस्ड केस में, और उस समय जो न्यूट्रल एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं? Nc। ये एक्चुअल गिवन BD/NAST के हिसाब से ये जो डायग्राम है, जो डार्क लाइन वाला डायग्राम है, ये एक्चुअल सिचुएशन सर्कमस्टांस के हिसाब से, इसमें कि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन का केस है, इसमें स्टील अपने परमिजिबल सिग्मा ST पे पहुंच चुका है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस लेवल का जो कंक्रीट है वो सिग्मा ST डिवाइडेड बाय m पे पहुंच चुका है, और कंक्रीट अपने सिग्मा CBC पे नहीं पहुंचा है, कहीं ना कहीं कोई अमाउंट सिग्मा C' मान लीजिए इसको, ये जो अमाउंट है ये कितना है? सिग्मा C' यहाँ पे पहुंचा है। अब जो ये पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक का, यही डेप्थ क्या कहलाएगा? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। यही डेप्थ क्या कहलाएगा? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। आप खुद देखें, अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस छोटा हो गया, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अभी बड़ा है। ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस किस केस को सेटिस्फाई करता है? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो बड़ा है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस छोटा है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा है। इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है, इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो किस तरह का सेक्शन हो गया? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्लियर? अब आते हैं दूसरा केस, इमेजिनरी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें कंक्रीट भी अपने परमिजिबल पे पहुंच जाए और स्टील भी अपने परमिजिबल सिग्मा ST पे पहुंच जाए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस लेवल का कंक्रीट भी अपने परमिजिबल सिग्मा ST डिवाइडेड बाय m और ये सिग्मा CBC पे पहुंच जाए, तब जो ये पोजीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल सिचुएशन। अगर
गिवन BD और ST के हिसाब से ऐसा सिचुएशन प्रोड्यूस्ड हुआ कि सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड है। तो ओवर रेनफोर्स्ड को डायग्राम वाइज समझते हैं। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में जो कंक्रीट है वो अपने परमिजिबल पे पहुंच जाएगा, सिग्मा CBC पे पहुंच जाएगा, लेकिन स्टील में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, उसका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द स्ट्रेंथ नहीं होगा, वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पहुंचेगा, कुछ ना कुछ कम ही पहुंचेगा, इतना स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। ठीक है, ये अपने परमिजिबल वैल्यू पे पहुंच गया कंक्रीट, ओवर रेनफोर्स सेक्शन का बात करें। और चूंकि ओवर रेनफोर्समेंट है, उसमें ज़्यादा रेनफोर्समेंट लगा है, ज़्यादा स्ट्रेंथ का रेनफोर्समेंट लगा है, तो उसमें स्ट्रेंथ बाकी रह गया, कम ही स्ट्रेंथ में उसके बराबर हो गया। इस डार्क लाइन को हम लोग डार्क लाइन से अगर मिला तो कंक्रीट अपने परमिजिबल पे पहुंच गया है, लेकिन स्टील अपने परमिजिबल पे नहीं पहुंचा है। ठीक है, अभी भी इतना स्ट्रेंथ बाकी है। तब ये जो पोजीशन यहाँ पे कट कर रहा है इस एक्सिस को, ये जो पोजीशन होगा ये किसका है वैल्यू? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का। आप लोग आप खुद देखें, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। किस तरह का केस है? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, कभी लकीली ऐसा अगर होता है कि हाइपोथेटिकली जो हम लोग माने थे इस तरह का क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल गिवन BD एंड ST के हिसाब से भी जो आता है डार्क लाइन, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ये भी अपने परमिजिबल सिग्मा CBC पहुंच जाए, इस लेवल का जो कंक्रीट है वो भी अपने परमिजिबल सिग्मा ST डिवाइड बाई M पे पहुंच जाए, तब जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस भी वही वैल्यू हो जाएगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस भी वही वैल्यू, जो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। उस तरह का सिचुएशन क्या कहलाता है? बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले निकाल पाएँ कंपेयर करके, NA और NC को कंपेयर करके कि सेक्शन किस तरह का है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है या फिर बैलेंस सेक्शन है। ठीक है, अब इन चीज़ों का जो यूज़ है ये आगे लोड निकालने में और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हम लोग कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, उसका सिग्निफिकेंस, उसका मतलब क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करते हैं, डायग्राम वाइज भी कंपेयर करके समझे कैसे केस अंडर रेनफोर्स्ड बन जाता है, ओवर रेनफोर्स्ड बन जाता है और बैलेंस्ड बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक मेरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब जो स्टेप बचता है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का और लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने का।